तो हेलो बच्चों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। गुरुकुल में आज हम फिर से बात करने वाले हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इससे पहले मैंने तो ऐसे वन शॉट में मैं चाहता था वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर मैं वन शॉट में वीडियो बनाता तो वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे के ऊपर जा रही थी, जिसे अगर एक बच्चा देखना चालू करता तो वो बोर हो जाता। इसीलिए मैंने पहला वीडियो 40 मिनट डाल दिया और ये वीडियो आपकी 30 मिनट के अंदर ही आ जाएगी और समाप्त हो जाएगी और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना आपका समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। अब इसमें हमें पढ़ना है बस 2 टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। कुछ बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बताइए भी कौन कौन जानता है अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है समझिएगा। इससे पहले जो कूलाम सर ने हमको बताया है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था वही चीज के बारे में बात कर रहा हूं। कूलाम सर ने हमें क्या बताया था कि 2 आवेश हैं, Q1 और Q2। तो इनके पीछे इनमें आपस में बल लग रहा है। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, हाँ भाई लग तो रहा है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, इसके जितना धनात्मक आवेश है उतना ऋणात्मक आवेश है, इसलिए न्यूट्रल है, लेकिन आवेश इसमें भी है। तो अब किसी ने क्या तर्क उठाया, जो प्रश्न आपको कल पूछना चाहिए था लेकिन आप लोगों ने पूछा कि अरे उससे क्या मतलब है, भले इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है लेकिन है तो अलग अलग। ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है पूरा, लेकिन अंदर तो जो बल लगता है वो तो लग ही रहा होगा। भाई आवेश है तो बल जाहिर सी बात है लगेगा ही। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, हाँ भाई बल तो लगेगा। तो अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें ऐसा तो नहीं बस 2 ही आवेश होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। हाँ, बस जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे अगर न्यूट्रल है तब। अगर ये न्यूट्रल नहीं होता एक आवेश तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा, अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो बात मैं बता रहा हूँ? अच्छा, तो बहुत सारे आवेश है तो हमें तो बस बताया गया है, कूलाम सर ने अभी तक हमने पढ़ा कि बस 2 आवेशों के बीच बल लगता है। लेकिन अब कैसे यहां पे लगाएं? क्या इन दोनों के बीच ऐसे बल लगाएं, इन दोनों के बीच ऐसे बल लगाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए इसमें सब क्या होगा कि ये एक आवेश जैसे हम लिए हैं तो इस पर इसके द्वारा भी बल लगेगा, इसके द्वारा भी बल लगेगा, इसके द्वारा भी बल लगेगा, इसके द्वारा भी बल लगेगा और इसके द्वारा भी बल लगेगा। इन दोनों आवेशों के बीच हम बल निकालते जाएंगे और उसका वेक्टर योग कर देंगे तो इसका आवेश आ जाएगा, जो बल इस पर लगेगा वो आ जाएगा। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको समझाया मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मैं जो चीज बोलूंगा वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। परिभाषा, जब किसी निकाय में 2 या 2 से अधिक आवेश होते हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बल के वेक्टर योग के बराबर होता है तथा किसी एक आवेश द्वारा उस आवेश पर लगने वाला बल इस स्थिति में प्रभावित नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर यहां पे बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही होता और इसके बीच जितना बल लग रहा था, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ला दिए, एक प्रोटॉन ला दिए, एक न्यूट्रॉन ला दिए, एक इलेक्ट्रॉन ला दिए, एक प्रोटॉन ला दिए, तब जो इसके द्वारा इस पर बल लगेगा उसके कारण इसके बीच F बल लग रहा था तो ये F बल ही लगेगा, इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं? अध्यारोपण सिद्धांत जैसे इसका फिगर भी आप बनाना चाहे तो बना सकते, Q1 माइनस Q2 Q3 Q4। अब मान लीजिए हमको इस पर बल निकालना है तो इस पर बल लगेगा कुछ ऐसे, ये भी इस पर बल लगाएगा कुछ ऐसे, लेकिन ये इसको पास खींचेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो सभी का इस पे बल, ये हो गया F, मान लीजिए इनके बीच बल हो गया F2, ये F1 ले लीजिए, इसके बीच हम बल निकाल दिए F2,
और इसके बीच बल लग रहा है F3, तो जो नेट बल होगा F नेट ये क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3, और ये निकाय है तो इसमें भी तो इस पर बल लगेगा, लेकिन हम किसी एक स्पेसिफिक आवेश पर क्या कर रहे हैं, बल ज्ञात कर रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद से बस एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आपको इसी में मिल जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई, अब बात किसके बारे में होनी जा रही है, अब बात होने जा रही है द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में, द्विध्रुव के बारे में। अब द्विध्रुव क्या होता है, कौन बताएगा? द्विध्रुव ये क्या होता है सर जी? ये कौन सा नया पॉइंट आ गया, ये कौन सा नया पॉइंट आ गया? ये कुछ चीज नहीं होता है, ये एक ऐसा निकाय होता है। ये क्या है, निकाय है। एक ऐसा निकाय जिसमें न्यूनतम दूरी पर दो विपरीत आवेश स्थित होते हैं। ये बन गया हमारा द्विध्रुव। मतलब ये एक ऐसा निकाय है जिसके एकदम न्यूनतम दूरी पर दो विपरीत आवेश स्थित हैं। उस निकाय को ही क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव क्या है, कौन बताएगा? आप एक बार आप बोलिए, क्या है द्विध्रुव? द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, जैसे यहां पे माइनस है तो यहां पे एक ही माइनस है, अलग नहीं होता है। द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं। लिख सकते हैं आप द्विध्रुव की परिभाषा के रूप में कि द्विध्रुव क्या होता है। तो द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर, यहाँ पे क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है? अभी सर कोई बोलेगा सर माइनस प्लस एक बराबर कैसे हो गया? नहीं, इसका परिणाम, जैसे मान लीजिए ये Q1 है और ये भी Q1 है प्लस Q1, तो ये इसका Q1 का परिमाण बराबर होगा ये Q1 के परिमाण के, या इसको हम Q2 नाम दे देते हैं। Q2 के परिमाण के बराबर होगा, परिमाण से बराबर होना चाहिए, बस यहाँ परिमाण की बात कर रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से निकटतम दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से निकटतम दूरी पर स्थित हो, वह निकाय द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वह निकाय द्विध्रुव कहलाता है। अब एक आता है द्विध्रुव आघूर्ण, लिखते जाइएगा बस, जितना जितना इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूं। द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? पहला तो द्विध्रुव क्या, अब द्विध्रुव आघूर्ण इसी में होता है। तो किसी द्विध्रुव को कोई एक आवेश, अब कोई एक आवेश यहां पे क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों के परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण? किसी एक आवेश, इसको पहले याद रखिएगा आप लोग, हम किसी द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण तो किसी एक आवेश, मान लीजिए आवेश हम क्यू ले लिए, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एल दोनों के बीच की दूरी, तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2l, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया हमारा क्या, 2ql। ये हो गया हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे देखेंगे तो आपको तीर का निशान लगाया है। ये तीर का निशान दर्शाता है कि ये क्या है, यह एक सदिश राशि है, अर्थात यह एक वेक्टर है, यह एक वेक्टर है। तो जब यह एक वेक्टर राशि है यानी कि यह एक सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी। तो याद रखिएगा इसकी दिशा पूछता है, क्योंकि हमने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किससे निकलता है, तो वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से निकलता है। बस ये उसका उल्टा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक
आवेश की ओर होती है। किसे होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। किसकी दिशा? वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज 100% श्योर आपको पता होना चाहिए। अब इससे ज्यादा आपको पता रहे चाहे ना, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं और सॉरी, कि दूरी कभी भी केंद्र से नापते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे एल क्यों नहीं पूरा दे दिए बस डायरेक्ट, यहाँ पे एक्स पूरा क्यों नहीं लिख दिए, एल एल क्यों लिखे? क्योंकि अब हम जितने भी डिराइवेशन करेंगे उसमें दूरी हमेशा मध्य बिंदु से लेते हैं, बीच से। ये इसका बीच है, ठीक है, हमेशा बीच से ही लेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता चल गया, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के बारे में पता चल गया। अब इसका एक आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसी के बारे में अब हम बात करेंगे। बस 2 पॉइंट है, उसके बाद आपका एक और बचेगा और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या मैंने क्या बोला? कि वैद्युत द्विध्रुव की, ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी है। बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं इसीलिए उन्हें नहीं आता है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर, सॉरी बस अक्षीय पे अभी देखिए, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोल रहा हूं मैं? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे? सर जी पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए। तो ये देखो भैया, ये बना दिए हम माइनस, याद रखिएगा माइनस हमेशा बाय साइड। इसको हम नाम दे देते हैं क्या? माइनस क्यू। दिख रहा है कि नहीं? माइनस हमेशा बाएं साइड बनाना है, ये चीज आपको भी याद रखनी है। और ये रहा, ये हम बना देते हैं अपना धनात्मक आवेश, प्लस क्यू। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैंने आपको बताया था कि दूरी किससे नापते हैं? मध्य बिंदु से। तो ये हो गया L और ये हो गया L। अब अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष से होती हुई, तो ये मान लीजिए हमें यहां पे ये बिंदु P है। ये बिंदु क्या है? ये बिंदु P है और हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पे निकालनी है? इस बिंदु P पर निकालनी है। और हमने मान लिया कि ये बिंदु P इसके केंद्र से R दूरी पर है। किससे दूरी पर है? R दूरी पर है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ भैया पड़ेगी। किस चीज की पड़ेगी? परीक्षण आवेश की पड़ेगी। परीक्षण आवेश, तो मान लीजिए हम परीक्षण, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं, उस चीज को हम दर्शाते नहीं है क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा होगा। तो E इक्वल टू क्या होता है? F/Q0 होता है। तो Q0 से Q0 इसमें फॉर्मूले में जो आता है Q1 Q2, तो इसमें Q0 से Q0 कट जाता है, इसीलिए यहाँ पे Q0 दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब अगर आप एक पॉइंट देखेंगे तो ये हमारा क्या है? माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर और माइनस के कारण E2 अंदर की ओर, दोनों विपरीत है। इस चीज को पहले ध्यान दीजिएगा। इसके कारण जितना बाहर की ओर, इसके कारण इतना अंदर की ओर। ठीक? हाँ सर जी ठीक। तो अब हमें क्या करना है? हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम बिंदु P पर पहले प्लस या माइनस के कारण निकाल लेते हैं और फिर बिंदु P पर माइनस के कारण निकाल लेते हैं, और दोनों को हम क्या करेंगे? सम निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो निकालते हैं, चलिए। पहले मैं लिखता हूं क्या कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता को E से मैं डिनोट कर दे रहा हूं।
तो ये आ गया हमारा क्या, E1। अब फॉर्मूला आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके कारण, प्लस के कारण निकाल रहे हैं हम, तो Q परिमाण लिखना रहता है, ऐसे भी प्लस माइनस मतलब नहीं है, Q। अब Q अपॉन R स्क्वायर, तो बस डिफरेंस इतना ही पे है, R स्क्वायर अब हमें लिखना है। तो Q कितनी दूरी पर है, Q से बिंदु P कितनी दूरी पर है, आवेश Q से बिंदु P, सर जी कैसे निकाले, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये देखो, ये मध्य बिंदु से P कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, और ये मध्य बिंदु से Q कितनी दूरी पर है, L दूरी पर है। तो क्या ये दूरी हम नहीं लिख सकते R माइनस L, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, इसी चैनल पर बस आपको ऐसा मिलेगा। अब देखिए हम निकालेंगे फिर वही बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता। तो अब हम निकाल लेंगे E2, फिर वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में। अब ये देखिए, अब इससे बिन माइनस Q से आप P कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से तो ये R दूरी पर, ये L है, तो ये पूरी दूरी क्या हमने लिख सकते हैं, R प्लस L। हाँ सर जी लिख सकते हैं। तो बस हो गया हमारा फॉर्मूला R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब बिंदु P पर अब क्या निकालेंगे हम, नेट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा, या E टोटल बराबर, नेट मत लिखने नीचे E लिख देंगे, तो इसीलिए मैंने 1 2 नाम दिया था। तो E1 माइनस E2। अब पहले तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी जब हमें निकालना है तो हम उसको जोड़ेंगे ना है? और दूसरी बात सर जी, यहाँ पे हम E2 में से E1 क्यों नहीं घटा रहे, E1 में से E1 क्यों घटा रहे हैं? तो इसका भी उत्तर हम आपको दे दे रहे हैं भाई। ये देखिए, पहली बात, ये सदिश राशि है दोनों, और दिशा किधर है, विपरीत है। पहली बात आप इससे समझ सकते हैं, पहली बात आप इससे समझ सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए ये हमारे पास एक मार्कर है, ये हमारे पास क्या है, एक मार्कर है। इधर से एक लड़का, मान लीजिए ये आप हैं, और आप इसको 3 न्यूटन की बल से अपनी ओर खींच रहे हैं, और हम 5 न्यूटन की बल से अपनी ओर खींच रहे हैं। तो अगर हम इसको 5 न्यूटन से खींच रहे हैं और आप 3 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो ये हमारी ओर कितने न्यूटन के बल के कारण खींचा जाएगा, सिर्फ 2 न्यूटन के बल के कारण। क्योंकि अगर 3 न्यूटन अगर 3 न्यूटन क्या कर रहे हैं, अगर हम भी 3 न्यूटन लगाते तो यहीं पर रहता, जितना आप लगा रहे हो उतना हम लगा रहे हैं, हिलता है नहीं। लेकिन 2 न्यूटन के कारण इधर आ रहा है, तो वही चीज़ है। और ऐसे आप अगर पढ़े हुए हैं, आप क्लास 11 में वेक्टर पढ़े हुए, तो आप देख सकते हैं कि E2 किधर है, इधर है, और E1 इधर है। अब सर E2 में से E1 क्यों नहीं घटा रहे हैं, E1 में से E2 क्यों घटा रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि हमेशा सदैव ऐसे प्रोसेस में बड़े में से छोटा घटाते हैं। और इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा है R माइनस एल। सर जी E1 कैसे बड़ा हो गया, नीचे वाली दूरी जितनी छोटी रहेगी, ये R माइनस एल छोटा है और ये R प्लस एल बड़ा है, तो नीचे वाली जितनी वैल्यू छोटी रहेगी, ऊपर वाला उसका मान उतना ही बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई आएगा। इसी कारण यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। चलिए अब इसी को हम लिख देंगे ऐसे, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को बस हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने, तो अब अंदर क्या बचा, 1 बाई नहीं, मैंने Q भी कॉमन ले लिया दोनों में से। एक प्रोसेस में यहीं पे लिख देता हूँ जिससे आप थोड़े से अभी कंफ्यूज हमको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस एल का स्क्वायर माइनस Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस एल का स्क्वायर। समझ लेंगे ना कि Q प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन में R माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन में R प्लस एल का स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम स्क्वायर छोड़ देते, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। एलसीएम ले लेते हैं हम, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद से क्या आएगा, ये एक बार चला जाएगा और ये एक बार चला जाएगा।
मैंने क्या कर रहा हूँ, हम इसका एलसीएम ले लिए हैं, तो इसका यहाँ पे और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अब इसका मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, आर प्लस एल का स्क्वायर यहाँ पे आएगा ना, इससे कट जाएगा, तो ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL माइनस लगा के अब ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। अब क्या होगा सर जी, अब इससे डिवाइड नहीं है तो ये कट गया, ये बचा, पहले तो एलसीएम में लिख देता हूँ क्या आएगा, आप जाते एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही आता है। अगर मान लीजिए 3 है, Q/3 है और P/5 है, तो ये क्या हम लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा 3 × 5, बस वही चीज़ है, और ये कितना हो जाएगा 3Q और प्लस 5Q, उसी चीज़ को यहाँ पे दोहराया जा रहा है, ध्यान समझिएगा। तब इसका हम ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, ऊपर जाते ही इसका ब्रैकेट भी हम खोल दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL, इतनी चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगे, हाँ सर जी आएंगी। अब देखिए ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का है, मैं इसको ब्रैकेट खोल देता हूँ, Q/4πε0, और उसके बाद अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इससे ये कट जाएगा, माइनस में है और ये प्लस हो जाएगा, तो इसके बाद से हम लिख सकते हैं क्या, E = Q/4πε0, उसके बाद से क्या आ जाएगा आपका 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है ना बहुत ही छोटी, बहुत छोटी है, जो 2L दूरी है पूरी, कितनी है 2L दूरी, बहुत ही छोटी, एकदम छोटी सी, एकदम छोटी सी। तो अगर हम किसी छोटी, जैसे मान लीजिए 0.5 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, ये और छोटा हो गया, किसी छोटी चीज़ का स्क्वायर करने पे ये और छोटा हो जा रहा है, तो मतलब ये और भी छोटा है, 0.05 0.0005 है, और स्क्वायर करें तो और छोटा हो जाएगा, तो ये निग्लिजिबल के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि L बहुत छोटा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए आगे का L बहुत ही L मत लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, बस ऐसे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि R इज मच 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 ग्रेटर देन L, देन, बस इतना आप लिख देंगे। उसके बाद से आप यहां से L को हटा देंगे, नीचे से हटाएंगे, ऊपर से नहीं। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई चीजें मल्टीप्लाई में है ना तो बढ़ ही जाएगा। Q/4πε0 4RL। अब देखिए यहां से अगर L स्क्वायर हम हटा दें तो ये बस इसी का स्क्वायर बचेगा, तो बस R स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, तो कितना आ जाएगा R की पावर 4। बस यहीं पे आपको एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने लायक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक R से हम R काट देंगे तो 3 बच जाएगा, तो ये हमारा देखिए क्या बच जाएगा, E = 1/4πε0 और 2 × 2, 4 को मैं 2 × 2 लिख दे रहा हूँ, QL अपॉन में R3, यही आया ना। अब अगर एक चीज आप ध्यान देखेंगे तो मैंने द्विध्रुवा गुण क्या बताया था, मैंने बताया था द्विध्रुवा गुण P = 2QL, यही बताया था। तो यहाँ पे 2QL बन रहा है, तो यहाँ पे मैं द्विध्रुवा गुण के रूप में लिख दूंगा, बस हो गया खत्म। 1/4πε0 2P अपॉन में R3, यही चीज आपको लाना था, यही चीज आपको लाना था, यही चीज आपको लाना था। कोई कंफ्यूजन, कुछ बच्चे अगर परेशान होंगे तो मैं एक लफ्ज में एक बात बता दे रहा हूं कि अगर सदिश में किसी भी चीज को पूछना है तो बस ऐसे कर दिया कीजिए, NCERT में दिया तो बहुत बच्चे परेशान है। कोई भी न्यूटन का नियम पूछे ना, कोई भी, मैं कूलॉम का नियम पूछे सदिश रूप में, जैसे आपको मैंने बताया था निकालने के लिए निकालिए, और बाद में ये एक ऐसे लगा दीजिए। ये क्या होता है, एकांक सदिश। ये क्या बताता है, दिशा बताता है। इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। ये बस दिशा डिनोट करता है, लगा देंगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा।
और नहीं तो आप जाएंगे पूरा सदिश विधि से करने, तो सदिश विधि से करने में समय लगेगा और विधि वो आने के चांसेस भी कम रहते हैं, इसीलिए उसकी आप चिंता न करें। अगर बुक में आप देखते हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व करके बस एन लगा दें। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बस। अब और एक बाकी है, वो छोटा सा है, वो क्या है ना, वो छोटा सा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ा, वहाँ पे लेकिन दिमाग कम लगाना है, छोटा सा ही लगाना है। देखिए इसमें भी कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोसेस आपको आ जाएगा ना तो करना कोई बड़ी बात नहीं थी, करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रोसेस आ जाता है तो आपके लिए ये करना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि L बहुत ही छोटा है, जिसके कारण L स्क्वायर क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अब देखिए अक्षीय की जगह मैं मिटा के यहाँ पे अब निरक्षीय करने वाला हूँ। निरक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर, अक्षीय के बाद से मैंने क्या बोला, निरक्षीय स्थिति पर। तो अब निरक्षीय मतलब अक्ष के लंबवत। तो बस देखिए इसका फिगर मैं पहले बना देता हूँ। दाएं साइड में क्या रहेगा भाई, दाएं साइड में क्या रहेगा भाई, माइनस, बहुत बढ़िया। और बाएं साइड में प्लस, ये बन गया हमारा। इसकी बीच की दूरी क्या होगी, L, और इसकी बीच की दूरी क्या होगी, L। अब ये निरक्षीय स्थिति पर निकालना है, मतलब कुछ यहाँ हमने मान लिया कि इससे R दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है, ये निरक्ष है, याद रखिएगा यही निरक्ष कहलाता है। अब इस बिंदु P पर E1 E2 कैसे लगेगा, ये माइनस है तो इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र इधर से तो जाएगा आगे की ओर, ये कुछ ऐसा, और ऋणात्मक के कारण किधर की ओर आएगा, नीचे की ओर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यही मैं जानना चाहता। माइनस है ना, सॉरी इवन ना, और ये माइनस है तो इसके कारण नीचे की ओर। अगर ये कोण थीटा है, क्या मैंने बोला, ध्यान से फिगर देखिए कि अगर ये कोण थीटा है, या ये कोण थीटा मत मानिए, माना ये कोण मानिए, कोई दोनों कोण मान लीजिए। अब दूरी समान है तो ये समान कोण हो जाएंगे, ये कोण थीटा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर हैं, ये क्या है, वेक्टर है ना, दो वेक्टर हैं E1 E2, इनका जो है परिमाण किधर की होगा, इधर की ओर होगा, परिमाण इधर की ओर होगा। कैसे होगा, तो ये थीटा है तो मान लीजिए ये भी थीटा हो गया, मैंने माना परिमाण किधर, ये भी थीटा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लास 11 हम पढ़े थे वेक्टर वियोजित करना, अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे याद कर लेंगे। कोण की ओर हम क्या तोड़ते हैं, कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 कॉस थीटा, और नीचे E1 सॉरी ऊपर E1 साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर हम E2 का भी तोड़ें तो थीटा की ओर क्या आ जाएगा, E2 कॉस थीटा, और वही आ जाएगा नीचे E2 कॉस थीटा। अब E1 E2 क्या है, परिमाण में समान है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। जैसे 3 न्यूटन 2 न्यूटन वाला बल हमने बताया था, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो यहां से परिमाण, परिणामी क्या आ जाएगा हमारा, परिणामी चुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो E इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहां पर मैं लिख रहा हूं परिमाण, पहले इसको समझना जरूरी था इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये चीज बस आपको इतना समझना था। आगे अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, आगे अब इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब ये लंबवत है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, हमारे क्या होता है, कण का स्क्वायर बटा कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी नियम से मैं लगा दे रहा हूँ, ये कण है तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। अब देखिए बिंदु P पर मैं निकाल रहा हूँ, बिंदु P पर किसी कारण, पहले निकालो प्लस के कारण, प्लस Q यहाँ पे लिख दो ना भाई, Q लिखने से थोड़ा सही रहता है, Q प्लस Q के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अब E1 निकालेंगे फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, उसके बाद से क्या आएगा, दूरी कितनी है, दूरी इतनी है तो r² प्लस L² अंडर रूट में होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होगा तो देख लीजिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो अंडर रूट है तो होल स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा r² प्लस L²। अब बिंदु P पर -Q के कारण चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पे अगर ये हम करते हैं तो क्या आ जाएगा E2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आया अपॉन में सेम चीज r² प्लस L², ये भी अंडर रूट में है तो इसको हम करेंगे तो ये हट जाएगा। तो अब ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चीज वहां पे लिखा हूं ना, E इक्वल टू हो जाएगा क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब पहले हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, E1 E2 की वैल्यू हम तो निकाल लिए। अब cos थीटा क्या है, ये थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है सर जी, कुछ तो होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है r और आधार क्या है l, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया r/l। यही चीज़ बस आपको लिखना था, बस हम लिख दिए cos थीटा इक्वल टू r/l। अब पहले से मैं बता रहा हूँ, देखिए 1/4 Q 1/4 पाई एप्सिलॉन और cos थीटा दोनों में, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो E इक्वल टू हमारा आ गया 1/Q भी कॉमन ले लिया तो Q वहाँ पे लिख देता हूँ 1 की जगह, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ गया हमारा क्या cos थीटा। और उसके बाद हमारा जो बचा क्या बचा 1/r² प्लस L² प्लस 1/r² प्लस L²। अब जब कॉमन सेम है तो बस 2 हो जाएगा ये, और cos थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम क्या निकाले r/l इंटू r/l, और यहाँ पे आ गया क्या 2 अपॉन में r² प्लस L²। इतनी चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो बता सकता है, कोई भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो बेझिझक बता सकता है। अच्छा, ठीक, एक बच्चे ने कमेंट किया सर जी cos इक्वल टू लंब बटे कर्ण, नहीं, हाँ, ठीक, कर्ण बटे आधार होता है, सॉरी, गलती हो गई। तो ये कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या हो जाएगा r² प्लस L² हाफ, यही ना कर्ण होगा, अपॉन में आधार, तो आधार L है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, बस यही बदलेगा, आधार है ना, तो r² प्लस L² हाफ, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ध्यान दे रहे हो तुम बेटा, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी आपको कोई बताता है, कभी आपसे गलती होती है तो ना। अब अगर हम इसको कट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी चीज को बस मैं कट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2/r² प्लस L² 3/2 लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, अच्छा L ऊपर होगा, सॉरी ये यार cos थीटा बहुत गड़बड़ कर दिया। ये आ गया हमारा क्या r² प्लस L² हाफ, ठीक, अब ठीक है ना, अब ठीक है। तो L बटे r² प्लस L² हाफ, अंडर रूट को हाफ ही बोलते हैं ना, तो बस वही चीज़ कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q है तो, और ये L है तो पूरा मल्टीप्लाई अब कर रहा हूँ मैं अंदर बाहर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2QL अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका करेंगे, और ये 1 है तो 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r² प्लस L² और पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2।
अब एक काम कीजिए, क्या काम करें सर जी, फिर से, क्योंकि R क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, R इज मच 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 ग्रेटर देन L, तो अब L को यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 2QL है तो यहाँ पे भी P आ जाएगा। ठीक है, 2QL की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, तो P/4πε0। और ये क्या है, ये R हटा देंगे तो ये हमारा आ गया अपॉन में 1/r²⁴/2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा E=P/4πε0/r³। इसी को हम सुंदर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, E=1/4πε0P/r³। बस वहाँ पे 2 था अक्षीय वाले में और निरक्षीय वाले में 2 नहीं है। अब बस ये सब डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा कह रहा है सर जी आप बोले तो बस इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो अब जो इंपॉर्टेंट है उसे हम छुड़वा नहीं ना सकते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है तो है, समझाया जा रहा है आपको, उसको समझिए। बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए आप चाह रहे हैं बिना मेहनत किए हुए कोई हम जड़ी बूटी आपको पेपर ही लीक करवा दे कि आप सफल हो जाए, नहीं, थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा आपको आ रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज़ को, एक बार करिए। देखिए एक कहते ना कोई रटना कैसे रटा जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको एक बार समझाया, आप एक बार जाके अपने से देखिए। दूसरी तरफ कॉपी आप मुंह बंद करिए, एक पन्ने पे लीजिए, हम यही डिराइवेशन को करेंगे। नहीं हो रहा है फिर देखिए, फिर कीजिए, हो गया तो अगर सुबह टाइम में किया, एक बार शाम में भी बिना देखे करेंगे, अगर शाम में भी हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पेपर में भी आप ये करके आ पाएंगे। ऐसी होती है तैयारी। तैयारी कीजिए बेटा, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए अब इस टॉपिक को हम क्या समापन करते हैं एक टॉपिक के साथ, बस वही है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। पूरा मतलब समझिए आपको निपटाया जा रहा है बस 2 लेक्चर में। अब क्या चाहिए, एक समान, लिख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल लगने वाला क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो बस पहले हम बनाएंगे क्या, पहले हम बना लेते हैं वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से देखिए, जैसे फिगर आपको बनाकर, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं फिगर ऐसे, लेकिन आपको यहाँ पे फिगर भी बना के सिखाया जा रहा है कि आप देखिए कैसे कैसे करना है, टीचर कैसे करते हैं, आपको भी इसी तरीके से अपने पेपर में फोड़ के आना है। ये बना लिए हम फिगर। अब क्या बोला है, वैद्युत द्विध्रुव, तो एक वैद्युत द्विध्रुव बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए उसका -Q, और कुछ ऐसे कोण पे बना दीजिए उसका +Q। अब द्विध्रुव है तो आधी दूरी L और फिर से आधी दूरी L, इतना तो द्विध्रुव के बारे में हम जानते हैं। और अब देखेंगे कि ये थीटा कोण बना रहा है भाई, चुंबकीय क्षेत्र जो वैद्युत क्षेत्र है उससे क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब इससे हम एक लंबवत रेखा पहले खींच दीजिए, किसी भी दूरी को नापने के लिए लंबवत रेखा निकालनी पड़ती है। बल आघूर्ण, अब बल आघूर्ण क्या होता है, देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये धनात्मक है, धनात्मक का वैसे निकल रहा है मतलब धनात्मक है, और इस तरफ है तो ये वैद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इसको आकर्षण करेगा, जिसके कारण ये क्या ऐसे इसको घुमाने का प्रयास करेगा। जब ये घुमाने का प्रयास करता है तो एक बल कैसे लगेगा, एक बल ऐसे लगेगा और एक बल ऐसे कार्य करेगा। दोनों विपरीत बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये 3D स्ट्रक्चर ऐसे बल आपके बुक में दिया होगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ऐसे दिया हुआ है, हाँ ऐसे दिया होगा, ये 3D है। ये सोचिए इसको दोनों तरफ घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो यही तो होता है। इसी स्थिति में तो हमने पढ़ा था क्या कि
आघूर्ण बल लगता है, आघूर्ण बल लगता है, तो बस यही चीज़ को निकालना है। तो समझिएगा बस ध्यान से शांत समझिए, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे, फिगर बना लेंगे, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, कोई एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, गुणे बलों के बीच की, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, दूरी बलों के बीच की क्या, बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल, अब यहां पे कौन सा बल कार्य कर रहा है भाई, तो हमको पता है, मान लीजिए हम यहां पे दिया हुआ है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसका आघूर्ण क्या है, जो द्विध्रुव है इसका आघूर्ण दिया हुआ है हमें क्या, P, क्या दिया हुआ है, P, ठीक है भाई, द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, ये मैंने आपको बताया ना, सिंबल इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q, F/Q। तो यहां से हम F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये रफ वर्क है, आपको बस बताया जा रहा है, E इक्वल टू F/Q होता है, तो हम F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू Q। ये वैद्युत क्षेत्र तो हमको दिया हुआ है कि E वैद्युत क्षेत्र है और उसमें घूम रहा है, तो बल कितना लग गया भाई, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, बल कितना लग गया, E इंटू Q। Q क्या है, जो आवेश है, तो कोई भी एक आवेश ले लेंगे, दोनों का परिणाम क्या होता है, बराबर होता है, ये आप जानते हैं। अब बलों के बीच की लंबवत दूरी बस लेनी है, तो लंबवत दूरी के लिए कुछ नहीं करना है, जितना कोण बना रहा है, ये क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हमें पता है और लंब हमें निकालना है, तो हम इसी से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब, यही ना लंब है भाई, इसको यही लंब है, तो इसको मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए डी, लंब को एल से ले लेते हैं, ठीक, और लंब बटे नहीं डी ले लीजिए, क्योंकि एल तो हम माने हुए ना, लंब बटे कर्ण। अब कर्ण कितना है 2l, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो बस इसको फिगर में भी आप ऐसे दर्शा सकते हैं कि 2l साइन थीटा, लंबवत दूरी है, तो बस यहाँ पे हो गया 2l साइन थीटा। अब आप देखेंगे q इंटू 2l क्या होता है, सर जी p होता है, बस हो गया सॉल्व। तो p e साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है, जैसे अगर हम लिखें, अगर दिया हुआ है हमें a क्रॉस b, तो हम इसे क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हाँ सर लिखते तो हैं, ये चीज़ हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हाँ सर लिखते तो हैं। बस वही चीज़ है यहाँ पे, देखिए अब ये टाउ बराबर पी साइन थीटा है, तो ये तो हमारा हो गया, लेकिन ये हमारा आ गया क्या, बल आघूर्ण आ गया। लेकिन कभी कभी पूछता है सदिश रूप, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो इसका सदिश रूप क्या होगा बच्चों, पी ई टाउ बराबर पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ये पी ई साइन थीटा है, तो यहाँ पे ये परिमाण है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपको आपके ग्रुप में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत जोड़ लिया जाएगा। ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9532060199। आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए हाय या ज्वाइन, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज मैं इस मतलब वीडियो के PDF में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा जो इस चैप्टर से संबंधित है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।